हेलो सीए स्टूडेंट्स। ये हम आज बात कर रहे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एफआर सिलेबस इज कंसर्न। स्टूडेंट्स प्लीज, जब भी आप सीए फाइनल अपने एफआर की प्रिपरेशन करें, प्लीज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का चैप्टर स्किप मत कीजिए, क्योंकि सारे जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेस डेवलप किए गए उसका बेस क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जितना आपका फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा, द मोर यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड्स। आज बात करते हैं एक शॉर्ट में समराइज्ड फॉर्म में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं अपना। चलिए, ये हो गया हमारा स्क्रीन शेयर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसे हम जानते हैं कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी कि वो एक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि जिसके ऊपर से स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं, और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। और वो अकाउंटिंग एंट्रीज के बाद क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन और उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। We can say theoretical principles and concept based on which financial statements are prepared and presented. ये क्या हो गया? दिस इज लाइक अ भगवत गीता। सिंपल तरीके से बताऊं तो आप देखो कि हमारे बैलेंस शीट के अंदर हम सिर्फ अगर एसेट की बात करें, हमारे पास अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं। जैसे आप फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट वाले कुछ एसेट हो गए, प्रॉपर मशीन हो गया, लैंड हो गया। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट, और हर एक अलग अलग टाइप के एसेट के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है। बट एसेट क्या होता है? तो एसेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमें देता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, पहले एसेट क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल थ्योरेटिकल, वो हमें दिया है फ्रेमवर्क में। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसेट, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डेवलप। एक बेस हो गया कि जिसके वो एसेट में हर चीज में एक कॉमन है, कुछ चीज एसेट में। एसेट का बेसिक जो हम बोलते हैं कि नेचर ऑफ एसेट, जो कुछ फंडामेंटल चीजें है वो हर एक एसेट में कॉमन होगा, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो, नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, करंट एसेट हो, नॉन करंट एसेट हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी एसेट फिर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अलग होगा। यहाँ पे अगर मैं फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंस की बात करूं, अगर ये फ्रेमवर्क अगर हमारे पास नहीं होता, यानी कि हमारे पास फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी एसेट नहीं होते। और अगर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या होता कि हर एक एसेट के लिए अलग अलग, जैसे जिसको मना है वैसे अकाउंटिंग हो जाता। और इसीलिए फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क फिर क्या हो जाता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड बी टू हैफिजेड। जैसे जैसे पर्टिकुलर इश्यू आता गया वैसे वैसे ट्रीटमेंट हो गया था। नहीं, देर इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अवेलेबल बेस्ड ऑन विच स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क काम क्या करता है? जब भी इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की हम बात करें, तो जब भी कोई नया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना है, वहां पे फ्रेमवर्क विल हेल्प। फ्रेमवर्क का बेस लेके वो स्टैंडर्ड डेवलप होगा। अच्छा, जब कोई एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री यूजर्स की, प्रिपेयरर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मेरे पास कोई एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल टोकन्स हो गया, तो उसके लिए हमारे पास आज की डेट में कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। अभी हम क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग कैसे करें? तो फिर वहां पे हम रेफर करेंगे फ्रेमवर्क। भाई फ्रेमवर्क में क्या दिया हुआ है, और फ्रेमवर्क से रिलेट करके वी विल डेवलप एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम।
और तीसरा काम है टू से अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल द पार्टीज, यानी कि यूजर्स। सो जिसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना है, इंटरप्रेट करना है, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेमवर्क कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है और वो कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं करेगा। सो बी वेरी केयरफुल, आई एम सेइंग। सो एज आई सेड, जैसे हम रिलेट करेंगे, एसेट की बात करी। सो एसेट में इन्वेंट्री हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, फाइनेंशियल एसेट हो गया, ये सब अलग अलग एसेट। और हमारे पास सब ऐसे अलग अलग एसेट के लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ दिया हुआ है कि एसेट क्या होता है। सो फ्रेमवर्क कभी भी स्टैंडर्ड को ओवरराइट नहीं करेगा। सो जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है, तो हमेशा वो स्टैंडर्ड को ही पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेमवर्क का बेस लेके उसका अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम जो बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट व्हाई डू वी डू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जैसे वर्ड बोल रहा है कि रिपोर्ट, यानी कि हमें किसी और को इंफॉर्मेशन देना है। वी कैन नॉट रिपोर्ट टू आवर से वी कैन नॉट रिपोर्ट टू आवर सेल्फ। सो फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that will enable them to make decisions about providing economic resources to the entities. Short में बोले तो objective of financial reporting is to provide information to the users. Users कौन है? शेयर होल्डर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, एवरीवन, इवन एम्प्लॉइज, जितने भी सारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स है वो सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है। अभी उनको डिसाइड करना है कि हमें कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उनको उनको चाहिए इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन यूजर को देने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो हम हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट। सो बेसिकली यूजर अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, फॉर दैट यूजर नीड्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर कंटिन्यू करो तो मान लो कि यूजर को लेना है डिसीजन। तो यूजर को डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए यूजर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? तो यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में, एंड अबाउट द मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप, अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी में फ्यूचर कैश फ्लो क्या आने वाला है और मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। तो यानी कि वो कंपनी के जो भी रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके कंपनी के लिए मैक्सिमम कैश फ्लो कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो ये दो चीजों के बारे में यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या? फ्यूचर कैश फ्लो। तो अगर मुझे एज अ बैंकर कंपनी को लोन देना है, तो मुझे इंटरेस्ट होगा कि भाई हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, क्या वो कंपनी को प्रॉफिटेबल मतलब मोड में चला पाएंगे, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट सामने कैश आएगा, कैश आएगा तो मेरे लोन का रीपेमेंट होगा। सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हाउ एफिशिएंट मैनेजमेंट इज and what is going to be the future cash flow of the company. Now based on that I will take my decision to provide resources to the entity. So पहले अभी बात करें फ्यूचर कैश फ्लो की। सो अगर मुझे फ्यूचर कैश फ्लो असेस करना है, सो मुझे चाहिए कंपनी के एसेट्स के बारे में, कंपनी के में एसेट्स कितने हैं। तो एसेट से कैश फ्लो कैसे जनरेट होता है, या एक कंपनी एसेट्स यूज करेंगे और यूज ऑफ एसेट से कैश फ्लो जनरेट होगा, या तो एसेट को बेच के कैश फ्लो जनरेट होगा। सो दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी। दूसरा हो गया कैश कहां पे जाएगा। सो आई नीड टू नो अबाउट द इकोनॉमिक क्लेम्स अगेंस्ट एंटिटी, यानी कि वो हो गया लायबिलिटी और इक्विटी।
और चेंजेस इनटू इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड क्लेम, यानी कि इनकम एक्सपेंस। सो जैसे लायबिलिटी कब क्रिएट होता है, इनकम से, मतलब सॉरी एक्सपेंस से। सो अगर हमने कोई एक्सपेंस किया, ठीक है, तो उसके सामने मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो ठीक है, वो मेरे फ्यूचर कैश फ्लो को अफेक्ट करेगा। इनकम आया तो उससे मेरा एसेट जनरेट होगा, एसेट जनरेट होगा, ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लो आएगा। सो फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में जानने के लिए यूजर को चाहिए कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब जब हम बात करें फ्यूचर कैश फ्लो की, सो फ्यूचर कैश फ्लो की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर यानी कि अमाउंट और टाइमिंग दोनों। तो जब हम बात करें फ्यूचर कैश फ्लो की, सो फ्यूचर कैश फ्लो एज इन कि कितने अमाउंट का कैश फ्लो होगा और वो कितने टाइम में कैश फ्लो आएगा। अगर हम अब बैलेंस शीट को थोड़ा सा याद करो तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करते हैं। अब ये क्यों करना है, तो भाई अभी तक ये सब, चलो अभी तक जो स्कूल से हमने ये पढ़ा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि चलो जो विद इन 12 मंथ्स रियलाइज हो जाएगा तो वो करंट एसेट है, मोर देन 12 मंथ्स होगा तो वो नॉन करंट एसेट है। बट ये करना क्यों है, तो ये करना इसीलिए है कि हम ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट करने का क्या है। सो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में, फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में चाहिए, यानी कि टाइमिंग और अमाउंट दोनों। सो यूजर को ये जानने में इंटरेस्ट है कि कितना कैश 12 महीने में आएगा, कितना कैश 12 महीने के बाद आएगा। और इसीलिए जो हम बैलेंस शीट में करते हैं वो करंट और नॉन करंट का बाइफरकेशन किया जाता है। तो ये अभी ध्यान रखना है कि इफ somebody asks you why this current and non current bifurcation is done, तो ये नहीं कि विद इन 12 मंथ्स होगा, वो नहीं, वो तो क्या होता है, बट ये क्यों करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे एलिमेंट्स है, जो हमने अभी बोला, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, तो ये एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या है, यानी कि व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज इक्विटी, दैट फंडामेंटल definition is given in the framework. Recognition and derecognition criteria. So कब हमें कोई एलिमेंट यानी कि इनकम, एक्सपेंस या तो एसेट, लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, कब इसको हम रिमूव करेंगे। मेजरमेंट क्राइटेरिया, यानी कि वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया तो क्या वैल्यू पे करेंगे। इनिशियल रिकग्निशन, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने के बाद उसमें क्या वैल्यूएशन होगा, तो वो मेजरमेंट क्राइटेरिया वो दिया हुआ है हमें फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क ये भी बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन की बात करें, तो जब हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, तो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। तो बोले कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो देखो पहले तो क्या बोला कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मतलब, लेकिन इंफॉर्मेशन किस तरीके का होना चाहिए ताकि वो यूजर के लिए यूजफुल हो सके, और यूजफुल होगा देन ओनली दे विल बी एबल टू टेक देयर डिसीजंस एक्यूरेटली। प्रेजेंटेशन के बारे में, कब एग्रीगेशन होना चाहिए, यानी कि एग्रीगेशन यानी कि जो सिमिलर आइटम्स होंगे उसको हम मर्ज करके एक सिंगल लाइन आइटम में दिखा सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो हमने बोला, करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन कब करना, सो वो फ्रेमवर्क से आया, क्यों, क्योंकि यूजर को फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में जानना है। फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि अमाउंट एंड टाइमिंग बोथ, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोला गया है। सो पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे यूजर को, सो वो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहले फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो वो दो है, दैट इज नंबर वन इज रेलेवेंस। अब रेलेवेंस यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट को चेक करना है मटीरियलिटी। सो मटेरियल कब है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि आइटम, आइटम यानी कि मेरा इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। सो कोई भी हमारा पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ
वो ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व है। तो वो आइटम होगा ये पांच में से कोई एक, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। अच्छा, वो आइटम के लिए हमें देखना है कि अगर ये आइटम हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया, दैट मीन्स इफ द आइटम इज ओमिटेड, ओमिटेड यानी कि वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट आइटम एट ऑल। मिसस्टेटिंग यानी कि हमने इंक्लूड तो किया लेकिन गलत अमाउंट पे या गलत जगह पे हमने उसको प्रेजेंट किया है। और ऑब्सकरिंग, ऑब्सकरिंग यानी कि हम उसको दूसरे जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को वी आर ट्राइंग टू हाइड दैट इंफॉर्मेशन। सो क्या ऐसा करने से यूजर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इंफ्लुएंस हो सकता है, तो वो आइटम मटेरियल। So again, what is given? Item is material if omitting, misstating, or obscuring. It would influence the economic decision of the users, यानी कि वो relevant है। Second characteristics है faithful representation। अब faithful representation की बात करें तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं economic substance of the transaction. This would represent transactions economic substance rather than legal form। यानी कि अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखो तो लीज का ट्रांजैक्शन। जब लीज का ट्रांजैक्शन है, हमने कोई एसेट लीज पे लेके रखा है, यानी कि मैं वो एसेट का ओनर नहीं हूं, आई हैव जस्ट टेकन दैट एसेट ऑन लीज। बट फिर भी हम जब आगे लीज वाले टॉपिक का रिवीजन करेंगे उसमें देखेंगे कि जब हमने कोई एसेट लीज पे लिया है तो उसको हम बैलेंस शीट में एज एसेट रिकॉर्ड करते हैं, भले मैं ओनर नहीं हूं तो। बट अगर मैंने 5 साल के लिए कोई एसेट लीज पे लिया है तो वो 5 साल के लिए वो एसेट का यूज कैसे करना है, एसेट के बेनिफिट किसको मिलेंगे, वो सब कंट्रोल मेरे पास है। यानी कि वो 5 साल के टर्म के लिए तो आई हैव फुल कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर एसेट। तो उसमें हम इसको रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट इनटू बैलेंस शीट। सो भले ही मैं ओनर नहीं हूं तो ये बोल रहे कि आपको इकोनॉमिक सब्सटेंस देखना है भाई। वो 5 ईयर टर्म के लिए यू हैव द कंट्रोल, दैट मींस इट इज योर एसेट इवन दो यू आर नॉट द ओनर। सो यू हैव टू प्रोवाइड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए। कंप्लीट यानी कि अब सिंपल सा हमारा तो कोई भी एसेट की बात करें, सो हमने प्रॉफिट लॉस में डिप्रिशिएशन दिखा दिया, बैलेंस शीट में उसका कैरिंग वैल्यू होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में एसेट का लाइफ कितना है या फिर हमने कितने रेट पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, क्या वो पूरा डिटेल हम देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। न्यूट्रल यानी कि विदाउट एनी बायस, और फ्री फ्रॉम एरर, वेरी सिंपल, नो नीड टू डिस्कस। उसके बाद एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कंपैरेटिबिलिटी, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो हम कैसे बनाते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन। टाइमलीनेस, सो लेट इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज, सो टाइम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो आप देखो कि हर एक लिस्टेड कंपनी है तो उनको क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने पड़ते हैं। अब ये क्वार्टरली पब्लिश करना है तो क्वार्टरली पब्लिश के लिए एक डेडलाइन है, सो तब जाके वो यूजर को टाइम से यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। वेरीफाइबिलिटी यानी कि क्रॉस वेरीफाई, यानी कि अगर सिंपल से एग्जांपल हो तो मेरे बैलेंस शीट के अंदर जो बैंक बैलेंस है वो हम हमारे बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सो इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करना है कि ताकि वो यूजर को समझने में दिक्कत ना हो ज्यादा। और कॉस्ट कंस्ट्रेंट यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसा है कि जो हम यूजर को प्रोवाइड करेंगे, दैट मींस वी आर गोइंग टू इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे जो बेनिफिट मिलेगा यूजर को, लेकिन वो इंफॉर्मेशन गैदर करने में, प्रेजेंट करने में हमारा कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि रिसोर्सेस, टाइम, मनी एक्सेट्रा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू द बेनिफिट व्हाट विल बी रिसीव्ड बाय द यूजर, तो वहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो ये हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स है एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। ये प्रोवाइड कैसे किया जाता है? सो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जैसे हम बोलेंगे बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट वर्ड यूज होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का वर्ड है, तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस शीट पढ़ेंगे। जो आईएफआरएस है जिसके ऊपर से हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, सो हम यूज करेंगे बैलेंस शीट वर्ड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अदर स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स। Financial statements are prepared on the assumption that entity is a going concern. अब ये गोइंग कंसर्न भी क्या है? देखो, अजम्पशन तो हम सबने मान लिया कि गोइंग कंसर्न यानी कि कंपनी विल कंटिन्यू फॉर से एन नंबर ऑफ पीरियड, देयर इज नो प्लानिंग टू क्लोज डाउन द कंपनी। बट इसके पीछे का अगेन लॉजिक क्या है? सो हमारा फोकस हमेशा लॉजिक पे रहना चाहिए। सो लॉजिक ये है कि जैसा हमने फ्रेमवर्क में आगे के स्लाइड में डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन हमें देना है यूजर को। यूजर को चाहिए फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन। अब फ्यूचर कैश फ्लो में मैंने बोला कि अमाउंट और टाइमिंग दोनों। सो अमाउंट और टाइमिंग की वजह से ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट का बाइफरकेशन करते हैं। सो अगर मैंने अपने बैलेंस शीट में कोई एसेट एज नॉन करंट एसेट दिखाया होगा, तो यूजर के पास क्या इंटरप्रिटेशन आएगा कि हाँ ये एसेट इज अ नॉन करंट एसेट, फॉर एग्जांपल उसका लाइफ इज 10 years। तो ये एसेट यूज करके कंपनी के पास नेक्स्ट 10 years तक कैश फ्लो जनरेट होने वाला है। और क्यों? क्योंकि ये गोइंग कंसर्न, यानी कि इसका मतलब कोई हाँ ये 10 साल तक कंपनी बंद नहीं होने वाला है, और वो जो कैश फ्लो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years आएगा। करंट हो गया तो ठीक है, हाँ ये 12 महीने में आएगा। तो ये गोइंग कंसर्न को आप ये फ्यूचर कैश फ्लो के साथ रिलेट करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं है यानी कि कंपनी क्लोज हो जाएगा, तो फिर उस केस में करंट नॉन करंट का कोई बाइफरकेशन होगा ही नहीं। जो भी एसेट है लायबिलिटी होगा सभी के सभी करंट ही होगा। तो यानी कि ये जो जैसे बोला गया है कि इफ अजम्पशन इज नॉट एक्यूरेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी कि फिर हम उसमें गोइंग कंसर्न यानी कि वो करंट नॉन करंट बाइफरकेशन नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला वीडियो है। दूसरा रिवीजन वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर। थैंक यू सो मच।